सुशांत सिंह राजपूत डेथ की इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को देने के फैसले से देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुंबई पुलिस की बहुत ही संदिग्ध जांच से पूरा देश बहुत परेशान था। पूरा देश इस प्रक्रिया को बहुत करीब से देख रहा था और देश का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया इन अफवाहों से भरा हुआ था कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस मामले से जुड़े हुए कई पावरफुल लोगों को बचाने का काम कर रही है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने तक मुंबई पुलिस ने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। एफआईआर पुलिस के द्वारा बनाया गया एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जब उसे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है। यह पुलिस को दी गई किसी ऑफेंस की सबसे पहली इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। यह कंप्लेंट जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस के विक्टिम या उसके बिहाफ पर किसी और के द्वारा भी लिखाई जा सकती है। इसे रिटन या लिखित तौर पर ओरल या बोल के पुलिस को बताया जा सकता है। एक टेलीफोन मैसेज को भी एफआईआर माना जा सकता है। एफआईआर दर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बाद ही पुलिस उस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और यहाँ तो मुंबई पुलिस 65 दिनों से इस केस की सो कॉल्ड जांच कर रही थी बिना एफआईआर दर्ज किए हुए। तो ऐसे में लोगों का उसके इंटेंशंस पर शक करना तो लाजमी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर से किसी भी मामले पर खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वारंट एक जुडिशियल ऑफिसर या किसी और ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा इशू किया गया एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को किसी क्राइम या ऑफेंस के मामले में जस्टिस सर्व करने के इंटेंशन से कुछ पावर्स देता है। ज़्यादातर पुलिस एक वारंट को किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने और किसी मकान या प्रॉपर्टी को क्राइम से रिलेटेड एविडेंस ढूंढने के लिए सर्च करने के पर्पज से यूज़ करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पटना पुलिस ने एसएसआर की पिता की रिपोर्ट पर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के एसएसआर की डेथ में संदिग्ध रोल मानते हुए इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना और एफआईआर दर्ज की, तो फिर मुंबई पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी? यहाँ तक कि जब बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई गई तब मुंबई पुलिस ने उनके साथ कोऑपरेट भी नहीं किया, जिसके चलते इस मामले पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बढ़ता गया और अंत में सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में हस्तक्षेप करने पर यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अपने वर्डिक्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय की सिंगल जज बेंच ने कहा कि नंबर 1, इस मामले में एफआईआर दर्ज करना बिहार पुलिस का राइट है। नंबर 2, इस केस को अब सीबीआई जांच करेगी। नंबर 3, मुंबई पुलिस जांच में सीबीआई के साथ कोऑपरेट करेगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने यह भी कहा कि एसएसआर एक टैलेंटेड एक्टर था जो कि अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज होने से पहले ही मर गया। एसएसआर की फैमिली और एडमायर्स मामले की तह तक जानने का हक रखते हैं जो कि एक इम्पार्शियल प्रोब से ही मिल सकता है। प्रोब का आउटकम एसएसआर के पिता के लिए एक मेजर ऑफ जस्टिस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब बिहार और महाराष्ट्र सरकार एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इल्ज़ाम लगा रही हैं तब प्रोब की लेजिटिमेसी शक के घेरे में आती है। एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन से उन बेगुनाह लोगों को इंसाफ मिलता है जिनके खिलाफ झूठी बातें और अफवाहें फैलाई जाती हैं। इस फैसले का जहां बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्वागत किया है, वहीं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस फैसले से सदमे में है। हालांकि वो कह तो रहे हैं कि इस मामले में वो सीबीआई के साथ कोऑपरेट करेंगे, पर उनकी बौखलाहट छिपाए नहीं छुप रही है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रूलिंग है जिसमें न केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड पब्लिक और मीडिया प्रेशर के चलते एक ढीली ढाली और लैप्सिस से भरी प्रोब को संदिग्ध मानते हुए इस देश की सबसे बड़ी लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी ने यह जांच इस देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दी। तो आखिर क्यों हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार से लेकर आम आदमी तक सीबीआई पर इतना विश्वास करता है? और क्या सीबीआई पर इतना विश्वास सही है? सबसे पहले सीबीआई के स्ट्रक्चर को देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1963 को एक रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई को एस्टैब्लिश किया था। सीबीआई की एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर सीबीआई द्वारा होती है। इन कई सालों में सीबीआई भारत की प्रमुख इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में उभर के आई है, जिसमें भारत की जनता, पार्लियामेंट, जुडिशरी और गवर्नमेंट ने खूब विश्वास रखा है। करंटली सीबीआई के 7 डिवीजन्स हैं।
1. एंटी करप्शन डिवीजन, 2. इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, 3. स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, 4. डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, 5. एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, 6. पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, 7. सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। सीबीआई का कन्विक्शन रेट यानी परसेंटेज ऑफ केसेस जिनमें दोषी को सजा हुई वो 65 से 70% के बीच है, लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस में सीबीआई का स्ट्राइक रेट 4% से भी कम है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे केसेस जिनमें सीबीआई को सफलता प्राप्त हुई और ऐसे केसेस जिनमें सीबीआई भी कुछ खास नहीं कर पाई और उसे कोर्ट से खरी खोटी भी सुननी पड़ी। 2G स्कैम। 2G स्कैम को आज़ाद भारत का उस समय तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया। टाइम मैगजीन ने इसे पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के वाटरगेट स्कैंडल के बाद एग्जीक्यूटिव पावर के अब्यूज़ या सत्ता के दुरुपयोग का सबसे बड़ा इंस्टेंस बताया। यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम के कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज को देने के सिलसिले में जब धांधलेबाजी दिखने लगी तब विपक्ष ने इसकी जांच की मांग की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस स्कैम से हुए लॉस को 1,76,000 करोड़ बताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स इन एलिजिबल एप्लीकेंट्स को दिए गए जिन्होंने फैक्ट्स छिपाए, अधूरी जानकारी दी, झूठे दस्तावेज दिखाए और जिन्होंने गलत तरीके से लाइसेंसेस हासिल किए। सीबीआई को इस केस की जांच सौंपी गई और उसने 80,000 पेजेस की चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में पेश करी। एक्यूज थे ए राजा, जो कि उस समय का टेलीकॉम मिनिस्टर था। इस पर आरोप लगाया गया कि इसने रूल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कई बार चेंज किया। फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि की डॉटर और राज्यसभा एमपी एम.के. कनिमोझी, उस टाइम का टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहूरा, उस समय ए राजा का प्राइवेट सेक्रेटरी R.K. चंडोलिया। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में 30,000 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। आउटकम 2011 में ए राजा को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उसे मिलाकर 14 लोगों को जेल हुई। 2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा के कार्यकाल में दिए हुए 122 लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए और 4 महीनों के अंदर उनकी नीलामी का आदेश दिया। पर सीबीआई द्वारा जुटाए गए सबूतों को ठोस न मानते हुए 2017 में इन सब लोगों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करी जाए तो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस 2008 के नोएडा डबल मर्डर केस से काफ़ी मिलता जुलता है। आप सबको याद होगा कि 16 मई 2008 को नोएडा के डेंटिस्ट कपल नुपुर और राजेश तलवार की डॉटर आरुषि तलवार का मर्डर हो गया था। उस केस में भी एसएसआर केस की ही तरह नोएडा पुलिस ने क्राइम सीन को सील करने की बजाय तलवार के डोमेस्टिक हेल्प हेमराज पर मर्डर का आरोप डाल दिया और अपनी एक टीम को उसे पकड़ने के लिए नेपाल भेज दिया। 2 दिन बाद हेमराज की भी डेड बॉडी तलवार के घर के टेरेस पर मिली। इस टाइम लैग के चलते की फॉरेंसिक एविडेंस लॉस्ट हो गया। इसके बाद नोएडा पुलिस ने तलवार पर मर्डर का ब्लेम डाल दिया। कुछ टाइम बाद पब्लिक प्रेशर के चलते ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने भी तलवार को ही मर्डर्स का एक्यूज बताया, पर वो भी इस केस में क्रूशियल एविडेंस नहीं जुटा पाई। सीबीआई ने क्लेम किया तलवार ने स्कापल, जो कि एक डेंटल इक्विपमेंट होता है, उससे ये मर्डर किया, पर वो ये स्कापल कभी हासिल नहीं कर पाई। उसके अलावा भी खुकरी और एक हैवी ऑब्जेक्ट जिन्हें सीबीआई क्राइम वेपन्स मान रही थी, उन्हें भी वो जुटा नहीं पाई। उसी तरह कई और सबूत थे जिनसे सीबीआई कुछ खास कंक्लूजन निकाल नहीं पाई और 2.5 साल तक चली अपनी जांच के बाद उसने ये प्रूव करे बिना कि ये मर्डर्स किसने किए थे, अपनी क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। अब एसएसआर मर्डर केस और आरुषि हेमराज मर्डर केस की सिमिलैरिटीज़ देखिए। आरुषि हेमराज केस में नोएडा पुलिस की इम्प्रॉपर जांच के चलते क्राइम सीन से इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया। उसी तरह एसएसआर मर्डर केस में भी मुंबई पुलिस पर जानबूझकर क्राइम एविडेंस मिटाने के आरोप लगे हैं। दोनों ही केसेस में चाहे किसी भी कारणवश हुआ हो, पर क्राइम सीन से ज़रूरी सबूत मिट गए। दोनों ही केसेस में पब्लिक प्रेशर के चलते सीबीआई को जांच के लिए नियुक्त किया गया। पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्राइम से जुड़े ज़रूरी सबूत मिट जाते हैं या मिटाए जाते हैं, तब क्राइम को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल्स के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में पुख्ता सबूत पेश करके अपना प्रोसिक्यूशन केस स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सीबीआई के बचाव में ये कहा जा सकता है कि क्रिमिनल केसेस में क्योंकि लोकल पुलिस पहले जांच करती है और फिर अगर वो जांच सफल नहीं हो पाती तब सीबीआई को बुलाया जाता है, तो सीबीआई उस केस के अधिकतम सबूतों के लिए लोकल पुलिस की शुरुआती जांच पर निर्भर करती है। और जैसे हमने कहा कि नोएडा डबल मर्डर केस में
नोएडा पुलिस की लापरवाही और एसएसआर केस में मुंबई पुलिस के सबूत मिटाने की हरकत जैसी चीज़ों से सीबीआई का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ एक और बात बहुत गौरतलब है कि नोएडा डबल मर्डर केस में सीबीआई तलवार के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी थी, जो कि आम लोगों में ही आते हैं। पर एसएसआर केस में जितनी भी जानकारी पब्लिक में है, उसकी बिना पर यह चीज़ तो क्लियर ही है कि इसमें बहुत पावरफुल और पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग शामिल हैं। अब आप सोचेंगे कि तो क्या हुआ, ये तो सीबीआई है और इन सब चीज़ों से ऊपर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई ऑफिसर्स पर भी करप्शन और केसेस को मिसलीड करने के चार्जेस लगते रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में ही 36 सीबीआई ऑफिसर्स पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। हालांकि हम ऐसा कुछ भी एसएसआर के सिलसिले में नहीं कह सकते हैं, पर इन सब बातों को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। बोफोर्स मामले में भी हाईकोर्ट ने 2005 में सारे दोषी लोगों को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने पर डिस्चार्ज कर दिया था और सीबीआई को बोफोर्स मामले की हैंडलिंग पर लताड़ लगाते हुए कहा था कि इस वजह से सरकार का 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 2018 में जब सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की अर्जी दी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इस अर्जी को ठुकराते हुए कहा कि सीबीआई को हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने में 13 साल क्यों लग गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1986 में भारत ने स्वीडिश आर्म्स मैन्युफैक्चरर एबी बोफोर्स के साथ 400 हॉविट्जर गन्स आर्मी को सप्लाई करने की डील करी थी। एक साल बाद एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने यह एलिगेशन लगाया था कि उस कंपनी ने टॉप इंडियन पॉलिटिशियंस और डिफेंस पर्सनल्स को ब्राइब देकर यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। इस स्कैंडल ने राजीव गांधी की सरकार को हिला के रख दिया था। सीबीआई ने तब के बोफोर्स चेयरमैन मार्टिन आर्टबो, मिडलमैन विन चड्डा और हिंदुजा ब्रदर्स पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और फोर्जरी का आरोप लगाया था। अब बात करते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन मामले की। सीबीआई की राजीव गांधी असैसिनेशन केस में लार्जर कॉन्स्पिरेसी एस्पेक्ट की प्रोब भी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के रडार पर आ गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह जांच कुछ खास अचीव नहीं कर पाई है और कभी ना खत्म होने वाली लग रही है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी एमडीएमए, जो कि एक सीबीआई ऑफिशियल हेड करते हैं और जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, रेवेन्यू इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसीज के भी ऑफिसर्स हैं, इससे इस केस की लेटेस्ट रिपोर्ट मांगी थी। तो ये जांच भी सालों से चली जा रही है और इससे कुछ पुख्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कोल स्कैम की। मार्च 2012 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी ने यूपीए सरकार पर 2004 से 2009 के पीरियड में देश के कोल ब्लॉक्स को इनएफिशिएंट तरीके से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और प्राइवेट कंपनीज को एलोकेट करने का आरोप लगाया। इस स्कैम की वैल्यू 1,85,000 करोड़ बताई गई थी, जो कि 2G स्कैम की वैल्यू से भी ज़्यादा थी। इस केस में पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा पर अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन के चार्जेस भी लगे। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उनकी कोल स्कैम के कुछ हाई प्रोफाइल एक्यूज लोगों से मीटिंग्स हुई हैं और ये प्राइमा फेसी ये इंडिकेट करता है कि यह जांच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश थी। इन चार्जेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई थी, जिसे सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा पर लगे आरोपों की जांच का काम सौंपा गया था। इस एसआईटी की अगुवाई सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर ML शर्मा ने की थी। कोल स्कैम में सीबीआई ने शुरू से ही ये कहा कि उसके पास आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोल सेक्रेटरी पीसी पारेख को इस केस में रॉन्ग डूइंग का अक्यूज मानते हुए प्रोसिक्यूट करने के लिए काफ़ी प्रूफ्स हैं, पर इन लोगों के खिलाफ वो चार्जेस प्रूव नहीं कर पाई। इनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व झारखंड चीफ मिनिस्टर मधु कोड़ा और इनके कई हाई प्रोफाइल लोगों पर सीबीआई ने इस केस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। स्पेशल कोर्ट ने मनमोहन सिंह को इस केस में बरी कर दिया, ये मान करके उन्हें ऑफिशियल्स ने मिसलीड करा था। 2017 में मधु कोड़ा और यूपीए सरकार के एक और फॉर्मर कोल सेक्रेटरी HC गुप्ता को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इनके अलावा 2 और हाई प्रोफाइल लोगों को भी 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल कोर्ट ने HC गुप्ता को इस मामले में बरी कर दिया था, ये कहते हुए कि सीबीआई गुप्ता के खिलाफ चार्जेस को प्रूव करने में बुरी तरह फेल हुई है। इस कोल स्कैम की जांच अभी भी जारी है। देखा जाए तो इस पूरे मामले में सीबीआई को मिक्स्ड रिजल्ट्स ही मिले हैं। 900 करोड़ के चारा घोटाले में सीबीआई को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी। इसमें पूर्व बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और कई हाई प्रोफाइल लोगों को जेल जाना पड़ा।
कर्नाटका के बेल्लारी में इलीगल माइनिंग के केस में 4 साल तक जांच के बाद ज़्यादातर रिलेटेड मामलों में एविडेंस न मिलने के कारण उन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट्स डालने पर कर्नाटक सरकार ने सीबीआई की जांच से असंतुष्ट होकर 2017 में ये जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दी थी। 2013 के जिया खान डेथ केस की जांच की जिम्मेदारी भी सीबीआई को सौंपी गई थी, जिस पर अभी तक सीबीआई जांच चल रही है। जिया खान को 2013 में पंखे से लटका हुआ पाया गया था और उसके पास से मौजूद एक सुसाइड नोट में बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के लड़के सूरज पंचोली को एड्रेस्ड एक लेटर मिला था, जिसमें उन दोनों के रिश्ते खराब होने की बात कही गई थी। जिया खान की मदर राबिया ने कहा है कि जिया खान और एसएसआर दोनों की मौत सेम हालातों में हुई है और सुसाइड नहीं लगते हैं। एसएसआर की डेथ के बाद इसी साल 17 जून को इंडिया टुडे में प्रकाशित एक आर्टिकल में लिखा है कि जिया खान की मदर जब 2015 में लंदन से सीबीआई की रिक्वेस्ट पर इंडिया आई, तब जांच कर रहे सीबीआई अफसर ने उन्हें बताया कि सलमान खान उस सीबीआई अफसर को हर रोज़ फ़ोन करता है और कहता है कि उसने सूरज पंचोली को लॉन्च करने में बहुत पैसा लगाया है, तो आप लोग उससे पूछताछ या हरास या उसे टच मत करना। आगे ये भी लिखा है कि वो सीबीआई अफसर सलमान खान की इस हरकत से काफ़ी नाराज़ और गुस्सा था। जिया खान की मदर ने यह भी कहा कि उन्होंने ये मामला दिल्ली में सीबीआई के हायर ऑफिसर्स को बताया और कंप्लेंट करी। वो कहती हैं कि अगर ऐसे ताकतवर लोग अपने पैसे और ताकत को दबाव डालने और मौत की जांच को गुमराह करने में लगाएंगे तो हम नागरिक कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो आपने इस छोटे से उदाहरण से देखा जो हमने पहले भी कहा कि सीबीआई भी इन सब बातों से अछूती नहीं रह गई है। जहाँ पैसा, ताकत और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होंगे वहाँ भ्रष्टाचार, दबाव डालना, धांधलेबाजी ज़रूर होगी, और इस चीज़ से तो अमेरिका की एफबीआई भी अछूती नहीं रह गई है। 2018 में 10,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक स्कैम में ज्वेलर और डिज़ाइनर नीरव मोदी, उसके अंकल मेहुल चोकसी और पीएनबी के कई ऑफिशियल्स पर धांधली के आरोप हैं। सीबीआई इस केस को भी हैंडल कर रही है, पर अभी तक मेन कल्प्रिट्स को भारत नहीं लाया जा सका है। तो आपने देखा कि कैसे हाई प्रोफाइल केसेस में सीबीआई का रिकॉर्ड मिक्स्ड ही रहा है। थोड़े बहुत मामलों में उसे सफलता मिली है, पर अधिकतम मामलों में उसे असफलता मिली है और कोर्ट से भी फटकार सुनने को मिली है। जैसा कि राइटर एसएस गिल ने सीबीआई डेटा पर कहा है कि अगर 30 केसेस सीरियस क्राइम के हैं और 70 केस छोटी रिश्वतखोरी या धांधली के हैं, तो आप उन 70 में से 60 केसेस में आरोपी को जेल भिजवाकर टोटल में अपना 60% रेट ऑफ सक्सेस बताएं। चाहे जो भी हो, भारत की जनता, कोर्ट्स, सरकारें सीबीआई को अमेरिका की एफबीआई की तरह ही भारत की अति विश्वसनीय क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानती है। अब देखना यह है कि क्या वो एसएसआर का मर्डर केस सुलझा पाती है, और अगर हाँ तो कितने समय में। फिलहाल तो ये सब सवाल अधिकतर भारतीय लोगों के मन में होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।